नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने गोवा विधानसभा के लिए हुए मतदान में वास्को डी गामा के माता माध्यमिक विद्यालय बैना में अपने मताधिकार का किया प्रयोग। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के करीब 300 पदों के सृजन व भरने को दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थी 17 फरवरी से आएंगे स्कूल। मंत्रिमंडल का यह फैसला शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों स्कूलों पर होगा लागू। झाकड़ी से 2 किलोमीटर आगे गसो पुल के पास 33 सवारियों से भरी हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में करीब 8 यात्रियों को आई हल्की चोटें। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा द्वारा गांधी परिवार पर की गई टिप्पणी को लेकर भड़की युवा कांग्रेस। शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के लगभग 1.73 लाख पेंशन भोगियों को 1 फरवरी 2022 से संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से 1.30 लाख पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के लगभग 1.73 लाख पेंशन भोगियों को 1 फरवरी 2022 से संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2016 से ग्रेजुएटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने को स्वीकृति प्रदान की, जो एनपीएस के कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी। राज्य के 80 वर्ष से अधिक के पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर देय अतिरिक्त पेंशन लाभ प्रदान किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय में हिमाचल प्रदेश के 1,73,000 उनको 1 फरवरी 2022 से रिवाइज्ड पेंशन और फैमिली पेंशन देने का निर्णय किया है। इसमें जो है वो 1,30,000 जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं उनको 1 जनवरी 2016 से जो है वो रिवाइज्ड पेंशन मिलेगी। इसके अलावा 43,000 कर्मचारी जो 1 जनवरी 2016 और 31 दिसंबर 2021 के बीच में रिटायर हुए हैं उन्हें जो है वो रिवाइज पेंशन और ग्रेच्युटी जो है वो मिलेगी। अब जो मिनिमम पेंशन है, फैमिली पेंशन है, जो अभी तक 3500 रुपये होती थी, वो अब 9,000 रुपये होगी 1 जनवरी 2016 के बाद। मंत्रिमंडल ने जो ग्रेच्युटी की लिमिट है 10 लाख की, उसे भी बढ़ा करके 20 लाख कर दिया है 1 जनवरी 2016 से। ये ग्रेच्युटी जो एनपीएस एम्प्लॉइज हैं उनको भी मिलेगी। दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड। 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स उनको जो है वो जो एक एनहांस्ड ड्यू पेंशन होती है वो भी जो रिवीजन हुआ है उसके अनुसार जो है वो उनको जो है वो भी मिलेगी। एक इनवैलिड पेंशन और फैमिली पेंशन जो एनपीएस एम्प्लॉइज को जो है वो मिले, इसका भी निर्णय किया है, जिसमें 250 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किया जाएगा। सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि जो पेंशनर्स हैं उनको 1 जुलाई 2021 से 31% डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा। पेंशन के रिवीजन से प्रदेश सरकार को 1785 करोड़ 1,785 करोड़ रुपए का एडिशनल जो है वो
भार जो है वो वहन करना पड़ेगा, जिसमें से 1450 करोड़ रुपया 1450.44 करोड़ रुपया जो है वो प्रदेश सरकार ने अंतरिम सहायता के रूप में जो है पेंशनर को दे दिया है। इंटरिम रिलीफ पहले ही दे चुके हैं। मंत्रिमंडल ने आज जो विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है उसको भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है। प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में 17 फरवरी 2022 से सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया। बैठक में सभी जिम और सिनेमा घरों को खोलने और सभी तरह के लंगरों के लिए अनुमति प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा दी गई प्रेजेंटेशन के आधार पर निर्णय लिया गया कि अब 17 फरवरी से सभी स्कूल कॉलेजेस जो है वो नॉर्मल रूप में जो है खुल जाएंगे। बाकी भी जो रिस्ट्रिक्शंस थी लंगर जिम इत्यादि पर वो भी समाप्त हो जाएंगी। नॉर्मल प्रोटोकॉल जो मास्क का है, 2 गज की दूरी का है, वो जो है वो मेंटेन करते रहेंगे। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर उप अग्निशमन अधिकारी के 8 पद सृजित कर उन्हें भरने की भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में फायर सर्विसेज की जो है वो 8 पद सब फायर ऑफिसर्स के जो हैं वो स्वीकृत किए हैं, जो कंट्रैक्ट बेसिस पर हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जो है भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने 3 नए सब फायर स्टेशन कांगड़ा में धीरा, चंबा में भटियात और मंडी में रिवालसर, इसके अलावा 3 नई फायर पोस्ट फायर चौकियां, एक शिमला जिला में चिड़गांव, हमीरपुर में भोरंज और जो अटल टनल रोहतांग है उसके साउथ पोर्टल पर जो है वो एक पोस्ट खोलने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि 1 पद सब फायर ऑफिसर का, 2 पद लीडिंग फायरमैन के, 14 पद फायरमैन के और 6 पद ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के जो नए सब फायर स्टेशन खोले गए हैं उसके लिए उसमें भरे जाएं, उसके लिए पोस्ट क्रिएट की हैं। और 1 पद लीडिंग फायरमैन, 12 पद फायरमैन और 4 पद ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के जो नई पुलिस चौकियां फायर चौकियां खोली गई हैं उसमें जो है वो स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा टाइप वी वाटर टेंडर एक वाटर ब्राउजर और 1 CO2 एक प्रत्येक सब फायर स्टेशन के लिए, 1 टाइप बी वाटर टेंडर और 1 क्विक रिस्पांस व्हीकल नई जो फायर चौकियां हैं उसके लिए जो है वो खरीदने को मंजूरी प्रदान की है। बैठक में जिला सोलन के चंडी में लोक निर्माण विभाग के उपमंडल को खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 7 पदों को सृजित करने और भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने फिर लोक निर्माण विभाग में सोलन जिला के चंडी में जो दून विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो है वहाँ पर एक उपमंडल जो है वो खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें 7 पद जो है वो स्वीकृत किए हैं। लाहौल स्पीति जिला के उदयपुर में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसको स्तरोन्नत करके अपग्रेड करके सिविल हॉस्पिटल में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा लाहौल स्पीति के उदयपुर में। मंत्रिमंडल ने जो है वो कुछ जो
प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं चौलथरा, सजाओ और चोलगढ़ मंडी ज़िला में जो है, इनको भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। और इनमें जो है वो 16 पद जो है वो विभिन्न कैटेगरीज के जो है वो भरने को भी मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने बकाराटा दारपा, ये मंडी ज़िला में है, यहाँ पर जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने को मंजूरी प्रदान की है। इसमें भी जो है वो अलग अलग कैटेगरी के तीन पद जो है वो भरे जाएंगे। बकाराटा दारपा नाम है इसका। फिर लाहौल स्पीति के काजा में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसको भी सिविल हॉस्पिटल में जो है वो अपग्रेड करने को मंजूरी प्रदान की है। और साथ ही साथ जो है वो केनो में जो है वो एक हेल्थ सब सेंटर खोला जाएगा। मंत्रिमंडल ने ऊना जिला के जीतपुर बेहड़ी में आईटी इथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को ₹1 प्रति वर्ष मीटर पट्टा दर पर भूमि आवंटित करने को भी अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय डोलधार, बागचुवासी, जाच और कांदी टिक्कर को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने, कुल्लू जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय नयोली, मेहा और शालीन को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने और मंडी जिला में राजकीय उच्च विद्यालय हाराबोई, काहनू, रिचानी, पालाहोटा, चंबी और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने और कुल्लू जिला में राजकीय उच्च विद्यालय डोगरी, सारी, जिंदुआर और हलान को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के 82 पद सृजित करने की अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला में घंटावली में एक डिग्री कॉलेज खोलने का भी निर्णय लिया है कि किन्नौर जिला के सांगला में जो है वो एक जल शक्ति विभाग का उपमंडल जो है वो खोला जाएगा, जो रिकांगपिओ डिवीजन के अंतर्गत होगा। और उसके साथ साथ एक सेक्शन जल शक्ति विभाग का ही जो है वो कड़छम में जो है वो खोला जाएगा। और इसमें जो है वो विभिन्न प्रकार की जो पोस्ट हैं, मतलब पद हैं, 4 पद, उनको भी भरने की मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग का मंडल खोलने के लिए जो है एक कटराई में, जो मंडी जिला में है, नहीं मनाली विधानसभा क्षेत्र में, कटराई मनाली विधानसभा क्षेत्र में, और नया जल शक्ति विभाग का उपमंडल जो है बजौरा में, जो बंजार विधानसभा क्षेत्र में है। और इनमें जो है वो जो पद भरे जाने हैं सब डिवीज़न और डिवीज़न में, उसके लिए 21 पद जो हैं वो अलग अलग कैटेगरी के स्वीकृत किए हैं। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति डिवीज़न नंबर 2 कुल्लू शमसी से लारजी को जो है वो शिफ्ट करने का भी निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने 50 एम्बुलेंसेस को खरीदने की जो है वो मंजूरी प्रदान की है, जो 108 नेशनल एम्बुलेंस सर्विस के अंतर्गत हिमाचल सरकार को जो है वो प्राप्त हुई है। मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्रिलोकनाथ जो लाहौल स्पीति में है, यहाँ पर विज्ञान की क्लासेस जो है वो कक्षाएं प्रारंभ करने को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें विभिन्न विषयों की जो है वो लेक्चरर की पोस्ट भरने को जो है वो भी मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने फिर एक जो MOU जिसके द्वारा सिंगल रिसोर्स कंसल्टेंसी जो है वो ली जाएगी, ये कृषि विभाग के अंतर्गत नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार का जो MOU है उसको भी मंजूरी प्रदान की है। इससे जो है वो किसानों को जो है वो बड़े स्तर पर जो है वो
लाभ प्राप्त होगा, जो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में लाभान्वित होगा। फिर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में जो है वो खुली जा रही है, वो 1 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो जाएगी। उसकी जो है वो कब से ऑपरेट होगी, उसका जो है वो आज तिथि निर्णय किया है। इसके लिए जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी हिमाचल प्रदेश एस्टेब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2022 में तिथि निर्धारित की है। फिर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो है उसको जो है वो आईजी एथनॉल प्लांट जो जीतपुर में लगाना है, जीतपुर बहरी ऊना जिला में, उसको भी मंजूरी प्रदान की है। ये लीज पर जो है वो 1 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से जो है वो दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने जो है वो सदवा नूरपुर जिला में है, नूरपुर तहसील में है कांगड़ा जिला में, वहाँ पर जो है वो सब तहसील खोलने को मंजूरी प्रदान की है। इस जिला के ही किलोंग तहसील में कारगा गांव में गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजकीय ITI जो है खोलने को जो है वहाँ पर मंजूरी प्रदान की है। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो मिडिल स्कूल्स हैं डौलधार, बाग चुबाशी, जाच और कंडी टिक्कर जो मंडी जिला में है, उनको स्तरोन्नत करने का जो है मंजूरी प्रदान की है। फिर राजकीय माध्यमिक पाठशालाएं नेवली, मेहा और शलीन कुल्लू जिला में है, इनको हाई स्कूल में परिवर्तित करने की जो है स्तरोन्नत करने की मंजूरी प्रदान की है। और हाई जो है हाराबोई हाई स्कूल, हाराबोई कहानू, रिछनी, पलहोटा और चंबी जो मंडी जिला में है, इनको स्तरोन्नत करने को जो है मंजूरी प्रदान की है। मंडी जिला में गवर्नमेंट हाई स्कूल डोघारी, फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल्स डोगरी, सारी, जिंदौर और हलान 1 को जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में परिवर्तित करने की जो है मंजूरी प्रदान की है। इसमें 82 पद जो है वो नए क्रिएट होंगे। एक जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज गंडालवी में खोला जाए, ये घुमारवीं तहसील के अंतर्गत आता है जो बिलासपुर जिला में है। वहाँ पर जो है वो राजकीय महाविद्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की है, गंडालवी घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में। सोमवार को रामपुर उपमंडल के झाखड़ी में एक HRTC बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में 33 यात्री घायल हुए हैं, इसमें चालक व परिचालक भी शामिल है। हादसा सोमवार दोपहर 2 बजे झाखड़ी के 2 किलोमीटर दूर घसो नामक स्थान पर पेश आया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा द्वारा उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के दौरान गांधी परिवार पर की गई टिप्पणी का अब शिमला युवा कांग्रेस ने विरोध किया है। सोमवार को शिमला में युवा कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, साथ ही असम के मुख्यमंत्री को पद से हटाने की भी मांग की। सोमवार को शिमला में युवा कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही असम के मुख्यमंत्री को पद से हटाने की भी मांग की। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि उत्तराखंड में स्टार प्रचारक हिमंत बिस्वा को भाजपा के चुनाव हारने की
बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। भाजपा में ऐसी मानसिकता के लोगों को खासा पसंद किया जाता है, लेकिन हेमंत द्वारा राहुल गांधी व स्वर्गीय राजीव गांधी पर टिप्पणी करना उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी चुनाव होते हैं तो भाजपा के नेता इस तरह के बयान देकर मुद्दों को भड़काने की कोशिश करते हैं, और जिस तरह से देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में भाजपा को हार का डर सता रहा है। इसलिए भाजपा लोगों को बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब लोग भाजपा की असलियत समझ चुके हैं। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा इस तरह की बयानबाजी बंद नहीं करती है तो वो देश भर में उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आज हम पुलवामा में जो शहीद हुए हैं हमारे सैनिक, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसके बाद एक टिप्पणी की गई थी मुख्यमंत्री असम द्वारा, हेमंत बिस्वा जी द्वारा, कि राहुल गांधी जी के ऊपर उन्होंने कोई टिप्पणी की थी, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन हम यहाँ करने जा रहे हैं, यूथ कांग्रेस करने जा रहे हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि हमेशा जब भी इलेक्शंस आते हैं तो बीजेपी कोई ना कोई ऐसा मुद्दा छेड़ देती है जो जनता को भटकाने का काम करती है। तो अगर बीजेपी ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट देनी है तो मुद्दे में आकर दें, बेरोजगारी के लिए दें और महंगाई के खिलाफ कोई ऐसी स्टेटमेंट दें। तो पर्सनली किसी के ऊपर ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए। आज हम उनके पुलवामा शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे यूथ कांग्रेस की तरफ से। हमारी डिमांड ये रहेगी सभी बीजेपी के लीडर से, कार्यकर्ताओं से, कि अगर कोई मुद्दा छेड़ना है तो जनता की भलाई के लिए छेड़ें, महंगाई के ऊपर छेड़ें, और भी कई सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, उसके ऊपर बात की जाए। किसी के ऊपर पर्सनल अटैक ना किया जाए जिसका कोई मायने नहीं है। जी बिल्कुल इसी तरह से होता है। जब भी चुनाव आते हैं तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। वो मुद्दे से भटक कर इंडिविजुअल अटैक करते रहते हैं। तो मेरा निवेदन है कि कृपया करके ऐसा ना करें और मुद्दे पे बात करें। आने वाले समय में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी बयानबाजी रहती है तो यूथ कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करेगा, और अपितु हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे देश में यूथ कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करेगा। शिमला में एसएफआई ने सोमवार को पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। एसएफआई के पदाधिकारियों ने कहा कि 3 साल पहले कश्मीर के पुलवामा इलाके में शहीद हुए भारतीय अर्धसैनिक बल के जवानों को याद करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही शहीद हुए जवानों के लिए सरकार द्वारा किए गए वादों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। शिमला में एसएफआई ने सोमवार को पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। एसएफआई के राज्य सचिव अमित ठाकुर ने कहा कि 3 साल पहले कश्मीर के पुलवामा इलाके में शहीद हुए 40 भारतीय अर्धसैनिक बल के जवान, जिन्हें सीआरपीएफ के नाम से जाना जाता है, उन्हें याद करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही शहीद हुए जवानों के लिए सरकार द्वारा किए गए वादों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती देश के आंतरिक खतरों, जिनमें नक्सल समस्या, महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा, वीआईपी सिक्योरिटी या अन्य आंतरिक मोर्चों के लिए होती है। सीआरपीएफ के जवान दिन रात देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। उन्होंने शहीद जवानों के लिए सरकार द्वारा किए गए वादों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि देश व प्रदेश की सरकार द्वारा महज शहीदों के नाम पर राजनीति ही की गई। पूरा देश जानता है, आज पूरे देश भर के अंदर पुलवामा के जो हमारे शहीद जवान उस हमले के अंदर शहीद हुए थे, उनको एसएफआई राज्य कमेटी की तरफ से आज हम यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और साथ में इस प्रदर्शन के माध्यम से कुछ मांगे हम सरकार के सामने रख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर सेनाएं, चाहे सीआरपीएफ है, चाहे बीएसएफ है, चाहे हमारी वायुसेना है, जल सेना है, नौसेना है, वो तमाम सेनाएं देश की रक्षा के लिए कार्य करती है। वो सेनाएं देश की आंतरिक सुरक्षा को, चाहे वो माओवादियों से खतरा है, चाहे वो आतंकवादियों से खतरा है, चाहे वो नक्सलियों से खतरा है, वो आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारी जो अलग अलग अर्धसैनिक बल है वो उसके लिए जो अपनी जान की बाजी लगाकर देश के अंदर कार्य करती है। उसी तरीके से देश को बाह्य रूप से जो आक्रमणों से बचाने के लिए दूसरे देशों की सेनाओं के साथ मुकाबला हमारी जो है दूसरी अलग अलग सेनाएं करती है। लेकिन इन सेनाओं के नाम पर जो बंटवारा किया जा रहा है, सेना के नाम पे जो इनको बांटने की कोशिश की जा रही है कि अगर वायुसेना, नौसेना, जल सेना का कोई भी सैनिक जो शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है, उसको पेंशन की सुविधा भी दी जाती है, उसके परिवार को नौकरी भी दी जाती है और उसके परिवार से जो बच्चे हैं उनको स्कूल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन में स्पेशल सीट्स भी रखी जाती है। लेकिन अगर कोई सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये
जितने भी अर्धसैनिक बल है, इनका कोई भी जवान शहीद होता है उसको सिर्फ मौत कहा जाता है। वो ना तो शहीद कहा जाता है, उसको ना शहीद का दर्जा है, ना उसको पेंशन की सुविधा है। हम ये सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इस तरीके का विभेदीकरण क्यों है, इसको खत्म करके सभी सेना के जवानों को एक नज़र से देखा जाए, क्योंकि इसका अगर आप देखेंगे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सेनाओं के ऊपर भी असर पड़ रहा है। पिछले 3 सालों के अंदर अगर आप आंकड़ा देखेंगे, हमारे देश के अंदर 44,000 के करीब सैनिक ऐसे हैं जो अर्धसैनिक बलों के अंदर काम करते हैं, बीएसएफ के अंदर, सीआरपीएफ के अंदर, जिन्होंने अपनी जो नौकरी छोड़कर उससे रिजाइन किया है या फिर वॉलंटरी जो उन्होंने वीआरएस लिया है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सेना के नाम पर इस तरीके का विभेदीकरण है, इस तरीके का जो बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है, वो सरकार की दोहरी मानसिकता है। सेना का जवान है, वो देश के लिए जो लड़ता है, देश की रक्षा करने के लिए, वो देश के अंदर देश के बाहर जो है अपने देश की इस अखंडता को बचाने के लिए, देश की एकता को कायम रखने के लिए लड़ता है। इसलिए उसे जो एक सैनिक की नज़र से देखा जाना चाहिए। ये मांग हम इस जो है प्रदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण मांग हमारी क्या है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर से एक जवान उस हमले के अंदर शहीद हुआ था, और आप उसके बाद देख रहे होंगे लगातार जितने भी हमले होते हैं, वो चाहे नक्सली हमला है, वो चाहे आतंकी हमला है, उन तमाम हमलों के अंदर हिमाचल प्रदेश से कोई ना कोई जवान शहीद होता है। लेकिन उस परिवार की क्या इस सरकार ने सुध ली है? सोमवार को साहसिक कार रेस माउंटेन गोट एक्सपीडिशन की 9वीं रेस का शिमला से आगाज हो गया, जिसमें देश और विदेश की 60 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। इस रैली को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोमवार को साहसिक कार रेस माउंटेन गोट एक्सपीडिशन की 9वीं रेस का शिमला से आगाज हो गया, जिसमें देश और विदेश की 60 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। इस रैली को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रेस में लगभग 144 के करीब प्रतिभागी शामिल हैं। कुल मिलाकर ये रेस काफी रोचक रहने वाली है। कार रैली माइनस तापमान के बीच बर्फीली, सर्पीली और खतरनाक राहों से गुजरते हुए काजा पहुंचेगी। उसके बाद फिर वहां से कार रैली वापस शिमला लौटेगी, जहां इसका समापन होगा। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने माउंटेन गोट एक्सपीडिशन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते 2 सालों से ये रैली नहीं हो पाई थी और इस साल ये रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें देश और विदेश के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस रैली के माध्यम से प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है और बाहर से आए प्रतिभागियों को यहाँ की ग्रामीण संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। 2 सालों से कोविड के कारण से ये रैली नहीं हुई है और इसलिए इस बार ये बहुत अच्छी प्रकार से इसको कर रहे हैं। और मुझे बताया गया है कि कोई 140 के करीब गाड़ियां अभी जा रही हैं और जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से भी और नेपाल से भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं। और इसलिए ये 7 दिन की इनकी यात्रा है। ये यात्रा उन सब के लिए बहुत मंगलमय हो और शुभ हो और इस यात्रा में ये नए अनुभव प्राप्त करके आएंगे। और हिमाचल प्रदेश एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है और यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसमें एडवेंचर टूरिज्म का एक बहुत बड़ा रोल रहता है और इसलिए मुझे लगता है कि उस दिशा में ये एक बहुत अच्छा कदम है और इसलिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। हिमाचल प्रदेश करुणा मूलक संघ ने क्रमिक अनशन के 200 दिन पूरे कर लिए हैं। सोमवार को शिमला में मंत्रियों के लिए एक सद्बुद्धि यज्ञ आयोजन किया गया और सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई। इस दौरान संघ के अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को सद्बुद्धि देने के लिए करुणा मूलक संघ ने हवन पाठ आयोजित किया। हिमाचल प्रदेश करुणा मूलक संघ ने क्रमिक अनशन के 200 दिन पूरे होने पर सोमवार को शिमला में मंत्रियों के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया और सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। इस दौरान संघ के अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को सद्बुद्धि देने के लिए करुणा मूलक संघ ने हवन पाठ करवाया है। हवन विशेष तौर पर जयराम मंत्रिमंडल के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की सद्बुद्धि देने के लिए रखा गया है। अजय कुमार ने कहा कि आने वाले हर एक सप्ताह में जयराम सरकार के हर एक मंत्री के लिए सद्बुद्धि हवन रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भगवान वर्तमान सरकार को सद्बुद्धि दे और इन करुणा मूलक आश्रित परिवारों के बारे में सरकार कोई सकारात्मक फैसला ले। उन्होंने कहा कि सरकार करुणा मूलक क्लास C एजेंडा हेतु कैबिनेट में मोहर लगाकर नोटिफिकेशन नहीं करती तो हम इसी तरह क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठकर आंदोलन करेंगे।
करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश के 200 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आज जो है माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्री महोदय जी के लिए आज उनकी सद्बुद्धि के लिए पाठ करवाया जा रहा है, हवन पाठ करवाया जा रहा है ताकि भगवान उनके ऊपर जो है कृपा दृष्टि बनाए रखे। और सुनने में ये भी आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के काफ़ी करीब हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि काफ़ी लंबे समय से जो करुणामूलक परिवारों के बारे में सिर्फ सोच ही रहे हैं लेकिन उचित फैसला नहीं ले रहे हैं। शायद आज के यज्ञ के बाद जो है जल शक्ति मंत्री उन्हें अच्छी सलाह दे और आज की कैबिनेट में मुद्दा गूंजे, वो करुणामूलक परिवारों को जो क्लास सी का फैसला जो अभी सरकार ले नहीं पाई है उसके लिए आज उचित फैसला ले और आने वाले समय में जो है 1 हफ्ते के अंदर उसकी नोटिफिकेशन जारी हो सके ताकि करुणामूलक परिवारों को जैसे क्लास डी की तर्ज पर जो है नौकरी मुहैया हो सके। छठे पे कमीशन में विसंगतियों के चलते अर्की मुख्यालय के अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा की जाने वाली अनिश्चितकालीन 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल जारी है। मीडिया से मुखातिब होते हुए हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के मुख्य सलाहकार डॉक्टर संतलाल शर्मा ने कहा कि सरकार ने अभी तक चिकित्सकों की मांगों पर कोई विचार नहीं किया है, जिसके चलते प्रदेश में लगभग 7,000 चिकित्सक पेन डाउन हड़ताल पर हैं। छठे पे कमीशन में विसंगतियों के चलते अर्की मुख्यालय के अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा की जाने वाली अनिश्चितकालीन 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल 5वें दिन में प्रवेश कर गई है। इस मौके पर हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के मुख्य सलाहकार डॉक्टर संतलाल शर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि 5 दिन होने को है लेकिन सरकार ने अभी तक चिकित्सकों की मांग पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया और जिसके चलते प्रदेश में लगभग 7,000 चिकित्सक पेन डाउन हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि छठे वेतन आयोग में चिकित्सकों का एनपीए 25% से घटाकर 20% कर दिया गया है। साथ ही चिकित्सकों की मैक्सिम सीडिंग इनकम पंजाब स्तर से 19,000 कम कर दी गई है और अनुबंध पर रखे गए चिकित्सकों का वेतन 60% रखा गया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार तुरंत चिकित्सकों की मांगे पूरी करे ताकि आम जनता को असुविधा ना हो। आज मैं अर्की में उपस्थित हुआ हूँ। डॉक्टर्स का जो इश्यू है पिछले 5 दिनों से डॉक्टर्स 9:30 से 11:30 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक पे है। हमारा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि हम मरीजों को असुविधा में डालें और इमरजेंसी सर्विसेज इसी कड़ी में हमने जारी रखी है। सरकार डॉक्टर्स को वार्ता के लिए बुलाए और उनके जो इश्यूज हैं उनको जल्दी से जल्दी हल करे, ये हमारा सरकार से निवेदन रहेगा। हमारे जो इश्यूज हैं वो 2-3 इश्यूज बहुत बर्निंग हैं और पिछले 5 दिनों से हिमाचल प्रदेश के 7,000 के करीब डॉक्टर जो है वो पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं और मेरा सबसे जो मुख्य हमारा मुद्दा रहा है वो रहा है पंजाब पे स्केल को लागू करना। हमारा पंजाब पे स्केल से हम हमेशा ही जुड़े रहे हैं और इस बार सरकार ने किन कारणों से इसको डीलिंक किया है ये हमारी समझ से परे है। इसमें दूसरा मुद्दा हमारा 4-9-14 का है, क्योंकि डॉक्टर्स सारी उम्र कई बार 20-20, 25-25, 30-30 सालों से एक ही पद पर कार्य करता है। इसके एवज में उन्हें 4-9-14 का लाभ दिया जाता है, परंतु ये भी सरकार ने वापस ले लिया है। एक मुद्दा जो है वो एनपीए से संबंधित है। एनपीए हमारा 25 से 20% सरकार ने किया। पंजाब में भी चलो हम मान लेते हैं कि इसको 20% रखा जाए, परंतु इसकी जो रिकवरी सरकार 1-1-16 से जो कर रही है वो बहुत ही निंदनीय है। सरकार से मेरा आग्रह है कि इसको पूरी तरह से पंजाब पे कमीशन की तरह यहाँ भी हिमाचल के डॉक्टर्स को प्रदान किया जाए। एक और मुद्दा जो हमारे नए डॉक्टर हैं उनकी जो इन्होंने सीलिंग लगाई है कि इनकी जो सैलरी है वो बेसिक पे की 60% होगी, तो अभी जो 26,250 मिल रही है वो सैलरी जो है ये 36,000 के करीब होगी, जो कि बहुत ही मुझे लगता है कि डॉक्टरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। वहीं महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केशव बेनीपाल ने कहा कि आज पेन डाउन हड़ताल 5वें दिन में प्रवेश कर गई है और जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि उनकी मांगों को शीघ्र माने ताकि चिकित्सक अपनी हड़ताल समाप्त कर पूर्ण रूप से अपने कार्य पर आ सके। आज हमारा
पांचवां दिन लगातार हमारी जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के माध्यम से जो हमारी स्ट्राइक है वो आज हमारा लगातार पांचवां दिन है। और हमारी जो मांगे हैं, अभी सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं मानी है। तो इस 2-2.5 साल से जो हमारा कोरोना के साथ जो हमारा संघर्ष चला हुआ, हम लगातार इस संघर्ष को जारी रखे हैं और वैक्सीनेशन भी लगातार कर रहे हैं। और इस कोरोना को हमने काफी मात दी हुई है और इसके बावजूद सरकार हमारी सैलरी को लेके, एनपीओ को लेके और बेसिक पे को लेके हमारे अगेंस्ट रही है। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि इसको सभी मांगों को तुरंत मानी जाए और हमारी सभी चीजें को बहाल किया जाए, ताकि दूर दराज से आने वाले लोगों को कोई समस्या ना हो और उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को हम पूरा करें। और इस पेन ड्राइव स्ट्राइक के साथ हमारी 9:30 से 11:30 बजे तक जो हमारी स्ट्राइक है, इसमें हमारी इमरजेंसी व आपातकालीन सेवाएं लगातार जारी हैं। और हमारा अगला जो कार्यक्रम है वो 17 फरवरी को हमारी मास कैजुअल लीव है। और उसके बाद अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो ये हमारी पेन डाउन स्ट्राइक का एक उग्र रूप सरकार को देखने को मिलेगा। हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमें चिकित्सक वर्ग को उस लेवल तक बाध्य न करें कि हमें ये स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाए पूरे हिमाचल प्रदेश में। इसलिए सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमारी सभी मांगे मानी जाए। सोमवार को बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में हिमाचल प्रदेश बेरोजगार अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष किशोरी लाल ने कहा कि 554 कमीशन पास टीजीटी 200 भाषा अध्यापकों को एसएमसी शिक्षकों के स्थान पर नहीं भेजा गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा सचिव ने 10/12/2019 को डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन शिमला को लिखित निर्देश दिए थे कि 1541 एसएमसी शिक्षकों के स्थान पर नियमित शिक्षक भेजे जाएं, लेकिन डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन शिमला ने सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया। सोमवार को बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में हिमाचल प्रदेश बेरोजगार अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष किशोरी लाल, अतिरिक्त महासचिव लेखराम, मुख्य संगठन सचिव पुरुषोत्तम दत्त, प्रेस सचिव राजपाल ने कहा कि 554 कमीशन पास टीजीटी 200 भाषा अध्यापकों को एसएमसी शिक्षकों के स्थान पर नहीं भेजा गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10/12/2019 को डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन शिमला को लिखित निर्देश दिए थे कि 1541 एसएमसी शिक्षकों के स्थान पर नियमित शिक्षक भेजे जाएं। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन शिमला ने सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब एसएमसी पॉलिसी में बदलाव लाकर 2555 एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री द्वारा विधानसभा में दिया गया बयान बेरोजगारों के हितों के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाखों बेरोजगार संवैधानिक हकों की रक्षा के लिए अपने अभिभावकों सहित सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे, जिसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। अध्यापक संघ इकाई जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि अभी टीजीटी कमीशन पास करके जो 554 अध्यापक बैठे हैं और 200 के करीब भाषा अध्यापक बैठे हैं, उनको जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट दी जाए। और हिमाचल प्रदेश की सरकार 2500 एसएमसी की नौकरी बचाने के लिए क्लॉज 9 और क्लॉज 10 में अगर छेड़खानी करती है और उसमें किसी प्रकार का संशोधन करती है तो हिमाचल प्रदेश का जो बेरोजगार अध्यापक संघ है इसको बर्दाश्त नहीं करता है और साथ ही इसकी बेरोजगार संघ कड़ी निंदा करता है। फिर भी अगर इस हिमाचल सरकार अपनी बात पर अडिग रहती है तो पूरा बेरोजगार अध्यापक संघ विधानसभा का घेराव करेगा और जिसके जो भी नतीजा होगा उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार स्वयं उत्तरदायी रहेगी। तो यही हमारी मांग रहेगी कि जल्दी से जल्दी इन कमीशन पास करके जो बैठे उनको अपॉइंटमेंट दी जाए और पुराने से पुराने लोग हैं उनके लिए भी बैच वाइज अपॉइंटमेंटें दी जाए। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर करियर काउंसलिंग सेल और लीड बैंक बिलासपुर के तत्वावधान में विद्यार्थियों के लिए बैंक की तैयारी को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एचएएस अधिकारी ओशिन शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बैंक की तैयारी से संबंधित जानकारी दी गई। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर करियर काउंसलिंग सेल और लीड बैंक बिलासपुर के तत्वावधान में विद्यार्थियों के लिए बैंक की तैयारियों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर HAS अफसर ओशिन शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बैंक की तैयारी से संबंधित जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि आज के दौर में लड़का हो या लड़की, सभी को आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज नौकरियों की कमी है, बस उसके लिए सही प्रशिक्षण और जानकारी की आवश्यकता होना आवश्यक है, जिससे कि विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन मिल सके। उन्होंने बच्चों को जानकारी देते हुए कहा कि महाविद्यालय करियर काउंसलिंग सेल के द्वारा विद्यार्थियों को बैंक PO के एग्जाम की तैयारी के लिए रविवार 20 फरवरी को 11 बजे से चयन प्रक्रिया महाविद्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए मुफ्त किताबें भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस चयन प्रक्रिया में 50 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। आज गवर्नमेंट PG कॉलेज बिलासपुर में बिलासपुर एडमिनिस्ट्रेशन in collaboration with the lead bank and with the efforts of Red Cross Society हम लोगों ने यहाँ पे करियर गाइडेंस प्रोग्राम की शुरुआत करी और आई बिलीव इट मेट विद अ ग्रेट सक्सेस और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए और उन्होंने हमें सुना और अपने भी विचार साझा किए और ये बिलासपुर एडमिनिस्ट्रेशन की पहल है। हम लोग बच्चों को गाइड करना चाहते हैं और सिर्फ गाइडेंस ही नहीं देना चाहते, उनका हाथ पकड़कर हम उन लोगों को स्ट्रैटेजी भी सिखाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हाउ विल यू अप्रोच द एग्जाम एंड हाउ टू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। सो इसी के मद्देनजर रखते हुए हम बिलासपुर एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ वर्दी DC सर एंड ADC मैम, हम बूट कैंप लेकर आए हैं और बैंकिंग के लिए बूट कैंप के लिए हम 20 फरवरी को यहाँ पे टेस्ट रखने वाले हैं इन द वेन्यू इटसेल्फ इज द PG कॉलेज बिलासपुर और उस टेस्ट से जो बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे हम उन 50 बच्चों को फ्री 10 डेज स्ट्रैटेजी की क्लास हम देने वाले हैं। वी हैव मेंटर्स जो ऑलरेडी सर्विसेज में है, ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर्स में है और वो बैंक में नियुक्त हैं, प्रोबेशनर्स हैं, वो इन बच्चों को पढ़ाएंगे और सिर्फ 10 दिन तक ही सीमित नहीं है, 10 दिन के बाद भी हम कोशिश करेंगे कि उन बच्चों को हम इंडिविजुअल मेंटर्स के साथ जो है वो कनेक्ट करें ताकि ये जो एक सिनर्जी है वो बनी रहे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल टू फॉर हैविंग मी हेयर एंड दोबारा से कॉलेज में आके अपने कॉलेज का टाइम मुझे याद आ गया है एंड थैंक यू सो मच। इन दी एंड में एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल आसमान है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। आगामी 12 मार्च को शिमला में मिस्टर एंड मिस हिमाचल NPC चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। NPC हेड करिश्मा चतवाल ने बताया कि हिमाचल में पहली मर्तबा आयोजित होने जा रहे प्रीमियर फिटनेस इवेंट में बॉडी बिल्डिंग जूनियर, सीनियर और मास्टर कैटेगरी ओपन, स्टार कैटेगरी ओपन सहित विभिन्न फिटनेस इवेंट आयोजित किए जाएंगे। शिमला के ISBT पार्किंग में आयोजित इस इवेंट में नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड हिस्सा लेंगे और दर्शकों से इस दौरान कोई शुल्क वसूला नहीं जाएगा। वहीं बॉडी बिल्डर अरजीत चतवाल ने अपने अनुभवों को साझा किया और कहा कि हिमाचल में होने जा रहे ये फिटनेस इवेंट हिमाचल के एथलेटिक के लिए सुनहरा अवसर है। हिमाचल के मिस्टर अर्चित चतवाल जी IFBB मेंस फिजिक गोल्ड मेडलिस्ट, हिमाचल के लिए एमेच्योर ओलंपिया से गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं और इसी तरह से हमारे जो बाकी एथलीट्स हैं इस कॉम्पिटिशन्स के जरिए उनको हमारे देश के लिए मेडल जीतने का मौका मिलेगा। इसमें काफ़ी सारे जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हिस्सा ले रहे हैं और जो हमारे जजेस होंगे वो भी IFBB अप्रूव्ड प्रो लीग से ही होंगे। ऑडियंस के लिए भी जो ये इवेंट है वो ओपन है, कोई भी एंट्री फीस नहीं है, इसलिए आप सब अपने परिवार के साथ आए और फिटनेस और डेडिकेशन को एक ही जगह पे विटनेस करें। और जानकारी के लिए प्लीज़ आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करें जिसका यूज़र ID है NPC हिमाचल प्रदेश। मैं ऐसे इवेंट्स पहले भी खेलता रहा हूँ और सब में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, किसी में गोल्ड, सिल्वर, किसी में ब्रॉन्ज। तो इस बार जो मैंने बी कंपटीशन खेला था वो एमेच्योर ओलंपिया मुंबई में खेला था, इसमें मेरा गोल्ड मेडल रहा। सो अब मेरा जैसे कि यहाँ जिम भी है न्यू शिमला में, सो बाकी बच्चों को भी आगे प्रोत्साहन देने के लिए उनको और आगे बॉडी बिल्डिंग में
बढ़ावा देने के लिए ही मेरा मेन मकसद है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के लोगों द्वारा सर्दियों के मौसम में तोशिम समारोह का आयोजन किया जाता है। ऐसा ही कार्यक्रम शिमला जिले के ज्यूरी में किन्नौर कल्याण समिति द्वारा आयोजित किया गया। इस मौके पर किन्नौर के लोगों ने तोशिम समारोह आयोजन कर खूब नाच गाना और मनोरंजन किया। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के लोगों द्वारा सर्दियों के मौसम में तोशिम समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें किन्नौर जिला के लोग भाग लेते हैं और अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा पहनकर आपसी संवाद करते हैं। सर्दियों के मौसम में जिला किन्नौर के लोग चाहे किसी भी राज्य या क्षेत्र में हो, वे तोशिम समारोह आयोजित करते हैं ताकि क्षेत्र में रह रहे लोग एक दूसरे को जान सकें। ऐसा ही कार्यक्रम शिमला जिले के ज्यूरी में किन्नौर कल्याण समिति द्वारा आयोजित किया गया। इस मौके पर किन्नौर के लोगों ने तोशिम समारोह का आयोजन कर खूब नाच गान और मनोरंजन किया। आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरबंस लाल नेगी ने समिति के प्रयासों की सराहना की। भविष्य में भी हमेशा बनाए रखना ताकि हम अपनी कल्चर संस्कृति को जीवित रख सके। वहीं समिति के प्रधान पीएस खोजान और पूर्व अध्यक्ष एवं विद्युत बोर्ड के प्रबंध निदेशक पीसी नेगी सहित स्थानीय लोगों ने तोशिम समारोह के विषय पर जानकारी साझा की। हम इस कल्चर को जो है तोशिम भी बोलते हैं, हमारे में लैंग्वेज तोशिम इसकी गेट टुगेदर टाइप का होता है। ये इसमें सारे जो है अपने सारे तरह के जो है सारे पूरी सोसाइटी के लोग इकट्ठे होते हैं और ये हम इसको अच्छे से इंजॉय करते हैं। ये तोशिंग प्रोग्राम के नाम से मनाते हैं, जैसे गेट टुगेदर बोलते हैं ना, उसको हमारी भाषा में हम तोशिंग प्रोग्राम बोलते हैं। ये मैक्सिमम मतलब सर्दियों में मनाते हैं क्योंकि उस समय छुट्टियाँ भी होती हैं, लोग थोड़े फ्री भी होते हैं कामकाज से, इसलिए इस कार्यक्रम को हम सर्दियों में ही मनाते हैं। इसका मकसद वही जो मैंने आपको बोल दिया कि इसका मकसद ये कि हमें पता नहीं चलता है कि इस एरिया में हम किन्नौर के कितने लोग हैं भाई, कहाँ कहाँ हैं। तब गेट टुगेदर के इससे तोशिंग इसमें हम लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं, इससे पता चल जाता है कि हम लोग यहाँ कितने हैं और कौन क्या करते हैं, कहाँ कहाँ है, कोई समस्या में तो नहीं है। एक दूसरे से के संपर्क में आते हैं, फिर एक दूसरे के दुख दर्द का भी पता चल जाता है और थोड़ा सा इंजॉय करना होता है। हम लोगों ने इस कार्यक्रम में इकट्ठे होकर के अपने कल्चर को, वहाँ के लोगों को भी हमने अपना कल्चर दिखाना होता है। ये जो हमारा जो कार्यक्रम है, ये वैसे तोशिम जो है शुरू में हमारे किन्नौर में हर गांव में मनाया जाता था। उसी को देखते हुए किन्नौर के बाहर भी, चाहे शिमला बोलो, सोलन बोलो, दिल्ली बोलो, सब जगह मनाया जाता है। इसी को देखते हुए हमने जो ज्यूरी में भी इसी तरह का जो प्रोग्राम का आयोजन करने का सोचा। इसमें केवल ज्यूरी पंचायत के जो अधीन है किन्नौर वासी है, अभी हमने इसमें सिर्फ उनको ही शामिल किया हुआ है। हिमाचल खबरनामा के आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।